अतृप्त प्यास। तूने क्या सोचकर अपनी माँ से मेरी शादी कराई? जब देखो मैडम साधु माता के चरणों में पड़ी रहती है। दिन भर काम करके मैं थका मांदा घर लौटता हूँ कि चलो अब बीबी के साथ समय बिताऊंगा। पर नहीं, बीबी तो कभी फ्री मिलती ही नहीं। कभी बाबा के आश्रम में, तो कभी साधु माता के साथ फोन पर, कभी अपनी आश्रम की सहेलियों के साथ गायब रहती है, तो कभी तुझसे बात करने में मग्न। मेरे पास आने का तो कभी समय ही नहीं है उसके पास। फिर क्यों मुझसे शादी कर मेरी जिंदगी खराब कर दी? नंदिनी का तकातकी डैडी यानी सौतेले पिता गुस्सा में बोले जा रहा था। नंदिनी कोई जवाब देने में असमर्थ थी। क्या करती? बातें तो उसकी सही ही थी। अपने पापा के मरने के बाद नंदिनी ने काफी समय तक माँ को अकेला और उदास देखा था। कॉलेज से उसके लौटने के बाद ही माँ के चेहरे पर खुशी ही चमक दिखाई पड़ती थी। वह कॉलेज के बाद का अपना सारा समय इसी प्रयास में निकाल देती थी कि किसी तरह माँ खुश रहे, उनके होठों पर मुस्कान आ सके। नंदिनी का प्रयास रंग लाता। माँ उसके साथ दुनिया के गम बुलाकर खिलखिलाने लगती। तब उसे लगता जैसे वह दुनिया की सबसे खुशहाल बेटी है। आखिर माँ को मिला ही क्या था जीवन में? दिन रात ताने सुनाने वाली सास, हुक्का गुड़गुड़ने वाले बीमार ससुर, किशोर बेटे की असामयिक मौत का गम, और फिर कम उम्र में ही विधवा हो जाने का दंश। आज के समय में माँ के पास उसके सिवा अपना कहने वाला कौन था? मायके में भी एक भाई के सिवा कोई नहीं था, और उस भाई का होना न होना बराबर था। वह अमेरिका में रहता था और सालों में कभी ही मुलाकात होती थी। ऐसे में अपनी शादी के बाद माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नंदिनी ने उनसे दूसरी शादी की बात छेड़ी थी। माँ, मेरी मानो, अब आप भी शादी कर लो। अकेली जिंदगी कैसे गुजारेगी आपकी? माँ एकदम से नाराज हो गई। यह क्या कह रही हो तू? होश में तो है? इस उम्र में शादी करूंगी मैं? उमेश क्या सोचेंगे? मैं उनके सिवा किसी और के साथ? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कल्पना भी मत करना ऐसी बातों की। माँ के साफ इनकार माँ के साफ इनकार करने पर नंदिनी का मुंह उतर गया था। नंदिनी ने उन्हें फिर से समझाने का प्रयास किया था। जरा ध्यान से सुनो आप मेरी बात। अब आप 50 साल की ऊपर की हो, पूरे घर में अकेले हो। कल को अचानक कोई तकलीफ हुई तो मेरे पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाएगी ना। और फिर मेरे ससुराल का मिजाज तो जानती ही हो आप। उन्हें तो यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए उनके घर लेकर न पहुंच जाऊं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं माँ। वैसे भी मेरे घर आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, तो फिर अपना घर ही बसा लो ना। यही उपाय सबसे बेहतर है। बी प्रैक्टिकल माँ। और पापा क्या सोचेंगे इसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करो। एक तो पापा अब इस दुनिया में नहीं है, और यदि रहते भी तो आपको दुखी तो नहीं ही देखना चाहते। पर बेटी, इस उम्र में कोई और पुरुष तो क्या हुआ माँ? अपने बारे में सोचो आप। कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है आपके पास, बड़ा सा बंगला भी नहीं है, अकेली रहती है। आप इस छोटे से घर में नौकर चाकर भी नहीं है। आगे आपकी उम्र बढ़ेगी, उम्र के साथ बीमारियां भी आती है। मैं आपकी जिम्मेदारी उठाना भी चाहूं तो भी पति की मर्जी के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए शादी ही सबसे अच्छा उपाय है। आप हाँ बोल दो ना माँ, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। मैं भी निश्चिंत हो सकूंगी आपकी तरफ से। ज्यादा आनाकानी नहीं की और उनकी शादी हो गई। माँ की शादी कराकर नंदिनी बड़ी खुश थी। अपनी जिम्मेदारियां किसी और के माथे सौंपकर नंदिनी को सुकून मिल रहा था। पर उसे कहाँ पता था कि यह सुकून कुछ पलों का साथी है। अगले दिन ही राजेश नंदिनी के आगे उसकी माँ की शिकायत का पिटारा खोलकर बैठ गए। कल रात तुम्हारी माँ ने बड़ा अजीब व्यवहार किया, मुझे करीब भी नहीं आने दिया। बस कहने लगी थोड़ा समय दो।
मैं उमेश के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उमेश जो जिंदा भी नहीं, उसी के ख्याल में खोई रही कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। यदि ऐसा था तो मुझसे शादी ही क्यों की उसी ने। नंदिनी ने किसी तरह राजेश को समझाया, आप बस थोड़ा समय दो, मम्मा नॉर्मल हो जाएगी, धीरे धीरे इस नई जिंदगी की आदी बन जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। 2-3 माह गुजर गए, मगर नंदिनी की माँ ने राजेश को करीब नहीं आने दिया। उल्टा अब तो वह एक बाबा की शिष्या भी बन गई थी। जब देखो भजन कीर्तन के प्रोग्राम में चली जाती, वहां की सहेलियों के साथ बातें में लगी रहती। राजेश इंतजार में ही रह जाता, मगर नंदिनी की माँ अपना बहुत कम समय ही उसे देती। राजेश को यही शिकायत रहती कि वह पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करती और उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को सिरे से नकार देती है। नंदिनी की एक सहेली थी, तनु। तनु के 2 किशोर उम्र के बच्चे थे। पति से तलाक हो चुका था। वह अक्सर नंदिनी के घर आती जाती रहती थी। उस दिन भी नंदिनी माँ के पास आई हुई थी और तनु उसके साथ बैठी चाय पी रही थी। नंदिनी उससे अपने सौतेले पिता राजेश और माँ के बीच की दूरियों का जिक्र कर रही थी। तभी राजेश ने घर में प्रवेश किया। सामान्य अभिवादन के साथ भी उसकी नजरें कुसुम पर टिकी रही। तेरा बाप तो बड़ा टर्की लग रहा है, तनु ने आहिस्ते से कहा। यह बात नंदिनी को भी महसूस हुई कि वह तनु को ऐसे देख रहा था जैसे कोई कामुक व्यक्ति किसी खूबसूरत स्त्री को घूरता है। इसके बाद तो नंदिनी ने और भी 2-3 बार नोटिस किया कि राजेश की नजरें तनु में वह स्त्री ढूंढ रही है जो उसकी अतृप्त प्यास को बुझा सके। एक दिन राजेश के कहने पर नंदिनी ने सब के साथ शिमला घूमने का प्रोग्राम बनाया। तनु और माँ भी साथ थी। नंदिनी ने 2 कमरे बुक कराए, एक माँ और राजेश के लिए और दूसरा अपने और तनु के लिए। शाम का समय था। नंदिनी की माँ कुछ शॉपिंग के लिए बाहर निकली हुई थी। आते समय उन्होंने खाने पीने की चीजें भी रख ली। कमरे में नंदिनी और तनु दोनों ही नहीं थे, पर दरवाजा खुला हुआ था। माँ ने बेटी को आवाज लगाई तो अंदर वॉशरूम से नंदिनी चिल्लाकर बोली, माँ 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। अच्छा तू आराम से आ, कहते हुए माँ ने दूसरे कमरे की चाबी ली और दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खुलते ही एकदम सामने का दृश्य देखकर वह भौचक्की रह गई। सामने राजेश बेड पर तनु के साथ थे। तनु राजेश से लिपटी जा रही थी। राजेश तनु के होठों का चुंबन लेने में व्यस्त थे। उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कब देविका दरवाजा खोलकर सामने खड़ी हो गई। देविका से यह दृश्य देखा नहीं गया और वह उल्टे पांव नंदिनी के कमरे में आकर चीख चीख कर रोने लगी। नंदिनी घबराती हुई बाहर निकली और माँ से वजह पूछने लगी। देविका रोते हुए केवल यही कहे जा रही थी, मैं नहीं जानती थी कि तेरी सहेली मेरे घर में डाका डालेगी। भाई, कितनी बेशर्म से दोनों। मैं यह देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। नंदिनी, मैं फिर भी अकेली हो गई। नंदिनी लगातार माँ को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माँ, बात सुनो मेरी। पर देविका आपस से बाहर हुए जा रही। तेरी सहेली ने मेरी खुशियां लूट ली। मैंने सोचा भी नहीं था कि तेरी सहेली ऐसा करेगी। हल्ला सुनकर राजेश और तनु भी नजरें चुराते कमरे में आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर देविका दहाड़ उठी। मुझे क्या पता था मेरे पीठ पीछे यह सब होता है। मेरी बेटी की सहेली मेरे पति के साथ। आए, मैं मर क्यों नहीं गई यह सब देखने से पहले। कहते कहते वह जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते भी वह तनु को भला बुरा सुनाती रही। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी मेरी खुशियों की चिंता कर रही है, इसीलिए मेरी शादी कराई। पर मुझे क्या पता था कि इस सब के पीछे वह अपनी सहेली की खुशियां ढूंढ रही। मेरी अपनी बेटी की सहेली मेरे पति के प्यार पर डाके डाल रही है। तुझे लाज नहीं आई तनु? अपने बच्चों को छोड़कर उस शख्स के साथ मुंह काला कर रही है।
जो रिश्ते में तेरे बाप जैसा है, और लानत है ऐसे मर्द पर भी जिसने एक विधवा से केवल इसलिए शादी की ताकि उसकी जवान बेटी की सहेली को अपने झांसे में लेकर मजे उड़ा सके। बस करो देविका, गलती तुम्हारी है। तूने मुझे मजबूर किया ये करने पर। एक मर्द को सही पत्नी के साथ शारीरिक सुख भी देना होता है। कई बार मैंने प्रयास किया, पर मुझे क्या मिला? तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय ही नहीं। अपने बेटे को छोड़कर मैं यहाँ आकर क्यों बसा? अगर ऐसे ही रहना था तो उसी के साथ क्यों न रहूं? राजेश का गुस्सा भी भड़क उठा था। अब तक नंदिनी भी संभाल चुकी थी। माँ के कंधों को झकझोरते हुए बोली, माँ, यह पुरुष जो सामने खड़ा है, इससे मैंने आपकी शादी कराई थी ताकि आपको इसके जरिए सुरक्षा मिल सके, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए, आपका अपना घर हो, पति हो, जरूरत के वक्त आपको किसी अपने या पैसों के लिए मेरे मोहताज न रहना पड़े। जबकि मैं जानती थी कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकूंगी, पर आपने इन्हें अपनाया ही नहीं। मिस्टर राजेश ने कितनी दफा मुझसे अपने दुखड़े रोए। मैंने आपको समझाया, पर आप नहीं समझी। और फिर धीरे धीरे मिस्टर राजेश की नजरें तनु पर गई। उन्हें लगा कि तनु वह स्त्री बन सकती है जो उन्हें प्यार और साथ देगी, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। मैं चाहती तो साफ इनकार कर सकती थी, राजेश को उनसे दूर कर सकती थी, पर हर बार उन्होंने यही धमकी दी कि वह तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। यह बात मुझे बेचैन कर रही थी। मैं गिड़गिड़ाई, आपका साथ न छोड़ने की विनती की, और तब बदले में उन्होंने कीमत के तौर पर तनु का साथ मांगा। तनु भी पहले तैयार नहीं थी, पर बाद में उसने इस रिश्ते के लिए स्वीकृति दे दी। तो क्या उसने इस वजह से? देविका के शब्द गले में अटक कर रह गए। हाँ माँ, आप ही बताओ, क्या करती मैं? आप इनके और अपने बीच से न तो दूरियां हटने दे रही थी और न पापा को बीच में लाने से रुकी। बहुत समय तक मैं कश्मकश में रही, पर अंत में यह सोचकर कि शायद समय के साथ आप बदल जाओ, मैंने इनका कहा मान लिया। इन्हें आपकी जिंदगी में रोके रहने के लिए वह सब किया जो इन्होंने कहा। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, तनु भी गलत है, और मिस्टर राजेश भी गलत है। पर क्या अपने सीने पर हाथ रखकर आप कह सकते हैं कि आप गलत नहीं है? गलती की शुरुआत तो आपने ही की थी ना? तो फिर हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो। अब सब आपके सामने है। आपको मिस्टर राजेश से रिश्ता रखना है या नहीं, और कितना रिश्ता रखना है, यह सब आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूं मैं। तनु भी कभी आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। अब मैं आपकी जिंदगी में कोई दखल भी नहीं दूंगी, पर अपना कल आपको खुद देखना है। पापा लौटकर नहीं आएंगे आपको संभालने, इसीलिए फैसला आपका है कि आप मिस्टर राजेश को माफ कर नया जीवन शुरू करेगी या तलाक कर। अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए नंदिनी ने बैग उठाया और तनु के साथ जाने लगी। देविका ने हाथ बढ़ाकर नंदिनी को रोका और निडाल सी सोफे पर बैठती हुई बोली, सॉरी मिस्टर राजेश। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।